नमस्कार, जय हिंद भाई। स्वागत है आपका फिर से जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर जो है नदियाँ स्टार्ट की थी और नदियों में अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था हमने ना, नहीं ब्रह्मपुत्र पढ़ा था हमने ना। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिया था। उसमें बताओ किसी को कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो भाई, वरना आप अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। नदी में ही चैप्टर क्या, नदियों में अगली नदी पढ़ेंगे आज आप, जो कि कौन सी पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे भाई। तो अगली नदी देखते हैं आप अपनी, वो है सिंधु नदी तंत्र। तो अगली नदी हो जाएगी भाई सिंधु नदी। पहले इसको आप डायग्राम बनाकर समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे आप भाई ना, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। नदी तंत्र आप लोग सभी जानते हैं किसको बोलते हैं, कि जो नदी है मुख्य नदी और उसकी बाकी सारी सहायक नदी, उनके समूह को क्या बोल देते हैं आप? नदी तंत्र। तो इसमें आप सिंधु नदी के साथ साथ उसकी बाकी सारी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे भाई। तो देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है, भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ध्यान रखेंगे बस आप इस तरह से। यहाँ कौन सा देश आ गया? ये नेपाल आ गया मान लो। तो इसमें देखो सेम वही जो हमने कल पढ़ा था उसमें ब्रह्मपुत्र नदी में, कि यहाँ चीन के पास, मतलब चीन में यहाँ पर एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा यांगडोंग ग्लेशियर। चेमा यांगडोंग ग्लेशियर। इस चेमा यांगडोंग ग्लेशियर के अंदर सेम वही झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील के अंदर, मतलब ये जो चेमा यांगडोंग ग्लेशियर है, इसका एक स्थान है, इस स्थान का नाम है बोखरचू। तो इस बोखरचू नामक स्थान से एक नदी निकलती है जो इस साइड बहती है ऊपर की ओर भाई, यहाँ से। तो ये तिब्बत के अंदर बह रही है। तिब्बत में जब तक ये बहती है, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगी खबान। सिंगी खबान। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो नदी यहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र, उसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। इसी प्रकार से सिंधु नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंगी खबान के नाम से इसको जानते हैं। सिंगी खबान के नाम से ये बहती है आगे। सिंगी खबान के नाम से बहते हुए अपना लद्दाख आता है यहाँ। लद्दाख में ये एंटर करती है भारत के अंदर। लद्दाख में जिस स्थान के ऊपर इसकी एंट्री होती है उस स्थान को कहा जाता है दमचोक। दमचोक लद्दाख में ये भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है भाई। दमचोक से एंटर होने के बाद हमने हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ लद्दाख के अंदर जो दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, दो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? ऊपर की ओर आपको बताया था कि यहाँ पर एक लद्दाख पर्वत श्रेणी है भाई। नीचे की ओर एक पर्वत श्रेणी और है यहाँ पर, इसका नाम है जास्कर। तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट कर क्या होती है? ये नीचे की ओर आती है भाई। तो पूछ ले आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु नदी जो किस पर्वत श्रेणी को काटती है? तो ये काटती है लद्दाख पर्वत श्रेणी को भाई। यहाँ से ऐसे बहती है, लद्दाख को ऐसे काट कर ये नीचे की ओर आती है, फिर इन दोनों के बीच में से ये बह जाती है भाई। लद्दाख और जास्कर के बीच में से आती है तो आगे लद्दाख की राजधानी आ जाती है जिसका नाम है लेह। लेह जो है वो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ शहर है। लेह से आगे चली जाती है पीओके के अंदर। पीओके के बाद आगे आती है, ये अपने लद्दाख से बाहर निकल जाती है। जहाँ लद्दाख से बाहर निकलती है उस स्थान को बोलते हैं चिल्लास। तो चिल्लास नामक स्थान पर ये भारत से एग्जिट हो जाती है। एंटर होती है दमचोक से, एग्जिट होती है चिल्लास नामक स्थान से। दोनों के दोनों स्थान जो है वो कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर ही है। इसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर होती है, पाकिस्तान में बहती है आगे। पाकिस्तान में एक जगह आती है यहाँ पर जिसका नाम है अटक।
इस अटक नामक स्थान पर आकर पाकिस्तान में क्या होता है, सिंधु नदी पहली बार मैदानी भागों के अंदर प्रवेश करती है। इससे पहले जो ये नदी बह रही थी वो कहाँ थी, ये पहाड़ों के अंदर से होकर बह रही थी। यहाँ पहली बार कहाँ आती है, मैदानों के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये एक नाम है कटक। कटक तो अपने कहाँ पर है, उड़ीसा में। एक अटक है, अटक कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है प्यारे बच्चों, है ना। अटक से लेकर कटक तक पूरा भारत बोलते भी थे पहले। अटक से लेकर कटक तक हमारे शासकों ने शासन किया था, जो भी बातें मतलब। तो ये अटक पाकिस्तान में है, कटक अपने उड़ीसा के अंदर है। तो अटक के बाद ये आगे बढ़ती है, उसके बाद आगे होते पाकिस्तान के बीचों बीच बहती हुई ये आगे आती है, और आगे आकर यहाँ अपने गुजरात के साइड में ये सागर है जिसका नाम है अरब सागर, और अरब सागर के अंदर आकर ये नदी गिर जाती है भाई। तो ये हमारी मेन रिवर है, जो कौन सी है, सिंधु नदी भाई। मेन रिवर के अंदर आपको ये बातें ध्यान रखनी है भाई। मुख्य नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सिंधु नदी, है ना। इसकी सहायक नदियां जो होंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे पेपर के लिए। इसको दोबारा समझो। इसका उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील चेमायांगडोंग ग्लेशियर के समीप बोखरचू नामक स्थान से। ये तिब्बत में बहती है तो क्या बोलते हैं, सिंघी खबान बोलते हैं। दमचोक से एंटर होती है, चिल्लास से एग्जिट होती है। लेह जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से होते हुए ये आगे बढ़ती है भाई। अटक नामक स्थान पर पहली बार ये मैदानों में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में से होते हुए अरब सागर के अंदर जाकर ये गिर जाती है। तो इसमें से आपको ज़्यादा कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं सिंधु नदी के बारे में। इतनी ही चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। तो इसमें जो लिखने वाली बातें हैं हमारे लिए, जो नोट करने वाली बातें हैं, वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम है भाई, इसका उद्गम होता है बोखरचू के समीप, बोखरचू के समीप मानसरोवर झील से भी। मानसरोवर झील से इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर सिंधु नदी जो है भाई, इसकी कुल लंबाई जो है, टोटल लेंथ जो है इसकी कुल लंबाई जो है ये है 2880 किलोमीटर में। इस 2880 किलोमीटर में आप ध्यान रखेंगे भारत में जो इसकी लंबाई है भाई, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर के आसपास है। इस 1114 में क्या है, इसमें पीओके भी इंक्लूड है भाई। पीओके के साथ ही 1114 किलोमीटर की लंबाई है। पीओके मतलब वो हिस्सा जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, लद्दाख का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इस पीओके को अगर निकाल दें तब इसमें लंबाई बचती है हमारी 907 किलोमीटर। ये पीओके के बिना हो जाएगी भाई। अगर पीओ के साथ में ना जोड़ें तो 907 है, और पीओ के साथ में इंक्लूड करते हैं यहाँ पर तो 1114 किलोमीटर हमारी लंबाई हो जाती है। इसके अलावा सिंधु नदी से आप ध्यान रखेंगे कि तिब्बत में इसे सिंघी खबान कहा जाता है। सिंघी खबान का मतलब होता है, तिब्बती लैंग्वेज में, तिब्बती भाषा के अंदर होता है इसका मतलब शेरमुख। सिंघी खबान का मतलब होता है शेरमुख, मतलब शेर के मुंह जैसे। और जो टोटल एरिया जिसमें ये बहती है भाई सिंधु नदी, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है ये, मतलब जिसमें मतलब जो एरिया जिसका ज़्यादा होता है। तो ये लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर से बहती है भाई ये। तो वो ध्यान रखेंगे आप। इसका कुल क्षेत्रफल भाई जो जिस एरिया में से बहती है, बेसिन जिसको बोल देते हैं, तो आप लिखेंगे सिंधु नदी का बेसिन जो है भाई, सबसे बड़े बेसिन में से एक है इसका विश्व में भाई। ये है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर
टोटल इसका बेसिन जो है सिंधु नदी का। बेसिन मैंने कल समझाया था, जिस क्षेत्र का पानी बहकर किसी नदी में आता है वो सारे एरिया किसी भी नदी का बेसिन कहलाता है भाई। तो भारत में बेसिन इसका पूछे, ये तो टोटल है, भारत में इसका बेसिन पूछे सिंधु नदी का, भारत में सिंधु का बेसिन भाई। ये है 3,21,389 वर्ग किलोमीटर। 3,21,389 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका वर्ग किलोमीटर है। 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका भाई भारत के अंदर। इसके अलावा सिंधु नदी से आप ध्यान रखेंगे कि यह है भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है भाई, प्रवेश करती है। और एग्जिट कहाँ से होती है? एग्जिट होती है लद्दाख के ही चिल्लड़ नामक स्थान से भी, या चिल्लास बोल देते हैं, एक ही बात है, चिल्लड़ या चिल्लास। लद्दाख के चिल्लास से। इसके बाद आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लेह है भाई, लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लेह सिंधु नदी के किनारे हैं। इसके अलावा एक बात और जो आपको बताई थी मैंने, वो ध्यान रखोगे आप लोग कि पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है अटक। अटक में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है भाई। मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अच्छा, इसके अलावा अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि ये किन दो श्रेणियों को काटती है। ये तो ऊपर लद्दाख श्रेणी है, नीचे जास्कर श्रेणी है। लद्दाख को काटकर नीचे आती है, इन दोनों के बीच में से ये बहती है भाई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इसमें। अगला पॉइंट इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यह लद्दाख श्रेणी को काटकर लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है अभी। के बीच से बहती है। तो ये बातें आपको सिंधु नदी के बारे में ध्यान रखनी है सारी। कर लोगे इतना? जो बच्चे देख रहे हैं एक बार बताओ भाई कमेंट करके। कमेंट करते रह करो साथ में है, सो जाओगे नहीं तो। सिंधु नदी के बारे में ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी सहायक नदियां जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए ना। मेन जो पढ़ना है हमें वो इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है भाई। पहले ये बताओ, उससे पहले इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को समझ में आई चीज़ें ये? ठीक है, चलो इसके बाद देखो आप समझते हैं आगे इसकी सहायक नदियां भाई। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उसी डायग्राम पे वापस चलते हैं आप ना। इसमें से
ये हटा देते हैं अभी, नाम आपने ये पढ़ ही लिए हैं, इनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है कोई भी। ये आप लोग सारे पढ़ चुके हैं भाई। चलो अब देखो इसकी सहायक नदियाँ पढ़ते हैं आप। सहायक नदियाँ पहले एक बार मैं नाम लिखवा दूं। कमल, यस सर, आगे सर, रेखा, ठीक है भाई। चलो अब देखो आगे, हमें इसकी सहायक नदियाँ एक बार यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। सहायक नदियाँ इसकी जो मेन है वो हैं कौन कौन सी। तो सहायक नदियों में आप इसमें देखो, एक तो हमें पढ़नी है इसके अंदर, वो है झेलम, एक है चेनाब, एक रावी। झेलम, चेनाब, रावी। रावी के अलावा ध्यान रखेंगे आप व्यास और सतलुज। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो भारत की तरफ से जाकर इसके अंदर मिलती है भाई। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज भाई। तो इसमें और देखो ये भारत की साइड से जाकर इसके अंदर मिलेगी, मतलब इस साइड से जाकर इसके अंदर मिलेंगी नदियाँ। ये बाकी नदियाँ कुछ है वो ऊपर की साइड से आकर मिलती है, वो बाद में देखते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं आप भाई। तो सबसे पहले इसमें देखो झेलम नदी जो है भाई, इसको थोड़ा सा आप पतला कर लेते हैं ताकि नदियाँ कई सारी बनेंगी यहाँ पर भाई। पहले इसके अंदर देखो झेलम नदी की अगर आप बात करें तो इस साइड जम्मू और कश्मीर के अंदर यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है शेषनाग या बेरीनाग नाम स्थान पर भाई ना, शेषनाग लिख लेते हैं। शेषनाग जम्मू और कश्मीर के अंदर है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी जो है नीचे की ओर ऐसे बहती है यहाँ पर। तो इस नदी के किनारे क्या होता है, इस नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर की राजधानी आ जाती है जिसका नाम क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर इस नदी के किनारे स्थित है भाई। श्रीनगर से आगे बढ़ती नदी है, आगे जाने के बाद क्या होता है, ये नदी यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के अंदर एक झील का निर्माण करती है। झील वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इस झील का नाम क्या है, तो आप इसको बोलते हैं वुलर झील। तो वुलर झील जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। झेलम नदी आगे चली जाती है, फिर बाद में यहाँ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, ऐसे बहते हुए ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है भाई, है ना। इसको एक बार अपन यहाँ रोकते हैं इस नदी को। तो इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है झेलम। झेलम इसको बोलते हैं भाई। और जो ऊपर अपन ने पढ़ रखी है इसका नाम क्या है, इंडस, या इसी को क्या बोलते हैं, सिंधु भाई। ये झेलम हो गई। इसके बाद झेलम के बाद दूसरी नदी आप लोग ध्यान रखेंगे वो है चेनाब। चेनाब नदी जो है यहाँ जम्मू और कश्मीर में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, इस साइड हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है भाई। इस बारालाचा दर्रा से ये जम्मू हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है, चेनाब नदी। ये दो नामों से, मतलब दो भागों के अंदर इसका उद्गम होता है। एक तो होता है, इसमें ध्यान रखना आपको, एक नदी निकलती है यहाँ से, इस साइड से ऊपर की ओर बहती है। इस नदी का नाम है चंद्र। यहाँ से चंद्र नाम की ये नदी निकलती है भाई। चंद्र के बाद में इसके साइड में से ही बारालाचा दर्रा से ही एक नदी और निकलती है यहाँ से, इस साइड से। इस नदी का नाम है भागा। चंद्र और भागा आगे आकर जब ये हिमाचल प्रदेश में आपस में मिल जाती है, मिलने के बाद जब ये इकट्ठा होकर बहती है तब इस नदी को क्या कहा जाता है, तब इसको बोल देते हैं चेनाब। ध्यान रखेंगे आप, चेनाब नदी जो है भाई, इस चेनाब नदी का उद्गम जो होता है वो चंद्र और भागा के नाम से होता है। चंद्र और भागा के नाम से ये नदियाँ जो है वो निकलती हैं ये। और उसके बाद क्या होता है, केलांग नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये आपस में मिल जाती हैं भाई, इसलिए इसको चंद्रभागा भी बोल देते हैं ये।
एक स्थान है केलांग, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर चंद्र और भागा केलांग नामक जगह पर आपस में मिलती है ये। इसके बाद ये नदी भी आगे बहकर अपने हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ चली जाती है, ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आगे आकर क्या होता है, ये जो ऊपर से झेलम नदी आ रही थी वो झेलम किस में मिल जाती है, चेनाब में। पाकिस्तान में एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है झुंग। इस झुंग नामक स्थान के ऊपर क्या होता है, चेनाब के अंदर मिलती है झेलम, और चेनाब जो नदी है वो आगे जाकर किस में मिल जाती है, वो मिल जाती है सिंधु नदी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो झेलम नदी है ये डायरेक्ट रूप से किस में नहीं मिलती है, सिंधु में नहीं मिलती है। झेलम किस में आकर मिलती है, चेनाब के अंदर मिलती है, और चेनाब जो इसका पानी लेकर कहाँ जाती है, वो जाती है सिंधु के पास। चेनाब के बाद देखो अगली नदी जो है इसके अंदर, वो आप लोग ध्यान रखेंगे, रावी। रावी नदी जो है वो ध्यान रखना आप लोग। यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। दर्रा किसको बोलते हैं, दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता दर्रा कहलाता है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। इसी रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है, और ऐसे पंजाब होते हुए रावी नदी भी कहाँ चली जाती है आगे, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर रावी नदी किस में मिल जाती है, ये रावी मिल जाती है सिंधु के अंदर, सिंधु क्या सॉरी चेनाब के अंदर। तो ऊपर से जो झेलम आ रही थी और नीचे से जो रावी है, ये दोनों कहाँ पर मिलती है, ये चेनाब के अंदर। और चेनाब में ये जहाँ मिलती है इस स्थान को बोलते हैं सराय सिंध। सराय सिंध नामक स्थान के ऊपर चेनाब जो है उसके अंदर मिलती है रावी नदी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से जो झेलम आ रही है वो भी चेनाब में मिलती है, और नीचे से जो रावी आ रही है वो भी चेनाब के अंदर मिलती है। चेनाब ही दोनों का पानी लेकर कहाँ जाती है, सिंधु के पास जाती है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे एक नदी है जो कौन सी है, व्यास। व्यास नदी जो है वो यही हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है जिसका नाम है व्यास कुंड। इस व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है और आगे ये आ जाती है पंजाब की बाउंड्री तक, हिमाचल से पंजाब तक। इस नदी को आप बोलते हैं व्यास। ये पाकिस्तान नहीं जाती, यहीं रुक जाती है मान लो। इसका क्या होता है वो आगे समझते हैं। होता क्या है, पांचवी नदी जो है वो सतलुज नदी, वो निकलती है यहीं से भाई, मानसरोवर झील के समीप एक जगह है जिसका नाम है राक्षस ताल। इस राक्षस ताल नामक स्थान से नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा है जिसका नाम है सिप किला दर्रा। इस सिप किला दर्रा से होकर क्या होता है, ये नदी भारत में प्रवेश करती है सिप किला से। भारत में आने के बाद ये हिमाचल प्रदेश होते हुए, हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होता है, पंजाब हिमाचल की बाउंड्री पर एक जगह आती है यहाँ पर जिसका नाम है हेरिके बैराज। हेरिके बैराज। तो देखो इस हेरिके बैराज नामक स्थान के ऊपर क्या होता है, ये ब्यास नदी सतलुज के अंदर मिल जाती है भाई, सतलुज है यहाँ पर ये। तो ब्यास और सतलुज आपस में मिलती है हेरिके बैराज नामक स्थान पर। इसके बाद सतलुज भी आगे पंजाब होते हुए कहाँ चली जाती है, ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। पाकिस्तान में जाकर ये भी किसमें मिल जाती है, ये भी इसमें चेनाब के अंदर मिल जाती है भाई। तो चेनाब में जहाँ ये मिलती है वहाँ पर ये चेनाब और सिंधु, चेनाब और सतलुज इकट्ठा होकर बहती है भाई, और बाद में आगे जाकर चेनाब मिल जाती है किसमें, सिंधु के अंदर भाई। तो इस तरह से ये सतलुज आती है इस साइड से भाई। तो यहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं वैसे अगर देखा जाए तो मानसरोवर झील से। एक इस साइड बह जाती है वो ब्रह्मपुत्र थी, एक ऊपर चली जाती है ये कौन सी है, सिंधु, और एक इस साइड आ जाती है कौन सी, सतलुज नदी है भाई। तो यहाँ पर जो ये नदियाँ हैं, पांच नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन्हीं पांचों नदियों को ही आप क्या बोलते हैं, इनको पंचनद बोलते हैं। और जिस क्षेत्र में ये पांचों नदियां बहती है उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता था पुराने समय में। अब तो अपने पंजाब के टुकड़े कर दिए हैं भाई। तो जहाँ पर ये पांच नदियां बहती थी वही क्षेत्र पंजाब के नाम से जाना जाता था पहले। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, हेरिके बैराज नामक स्थान पर जहाँ ब्यास और सतलुज आपस में मिलती हैं भाई, वहाँ पर क्या किया गया है, उस स्थान के ऊपर से एक नहर बनाई गई है भाई। यहाँ से जो नहर इस साइड राजस्थान की साइड आती है भाई,
ये जो नहर है, इसी नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। दिख रहा है क्या? ये दूसरा कलर कर लो, चलो। है ना, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इस साइड से आकर सिंधु नदी के अंदर मिलती है। पहले इनके बारे में अपने को चीज़ें जो है वो समझनी है, नोट करनी है। एक बार मैंने डायग्राम से समझाया, एक एक करके सबके बारे में आप मेन बातें जो लिखेंगे, इनके ऊपर कौन कौन से बांध है, क्या क्या परियोजनाएं हैं, वो भी आपको साथ के साथ करनी है भाई, है ना। इस साइड से एक दो नदियाँ हैं वो आप बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में लिखते हैं भाई, है ना, एक एक करके। चलो, सहायक नदियों के अंदर आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसके अंदर पहली जो सहायक नदी है वो पढ़ेंगे अपन झेलम। झेलम से आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो झेलम जो है भाई, इसका प्राचीन नाम, झेलम का पुराना नाम होता था वितस्ता, प्राचीन नाम इसका वितस्ता था। इसके अलावा झेलम से आप लोग ध्यान रखेंगे, झेलम नदी जो है भाई, इसका उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखेंगे शेषनाग या फिर बैरीनाग। ये कहाँ पर है? जम्मू व कश्मीर में भाई, ये इसका उद्गम स्थान है। इसके साथ साथ आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे झेलम से कि झेलम नदी जो है भाई, श्रीनगर जो है झेलम के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम के किनारे है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, वुलर झील का निर्माण भी झेलम नदी करती है भाई। वुलर झील की खास बात क्या है कि वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भाई झेलम नदी के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है भाई। अच्छा, इसके अलावा झेलम से आप लोग ध्यान रखोगे, झेलम से ध्यान रखना है हमें कि पाकिस्तान में झुंग नामक स्थान पर भाई, जुम नामक स्थान पर यह चेनाब में मिलती है भाई। झुंग नामक स्थान पर चेनाब में मिलती है। वेरीनाग जो है ये झील है जहाँ से निकलती है, शेषनाग जगह का नाम है। इसके साथ साथ अच्छा, इसके साथ झेलम नदी से आप ध्यान रखेंगे कि एक तो एक परियोजना है इस नदी के ऊपर जिसका नाम है तुलबुल। ये दिख नहीं रहा होगा ना, दूसरा करते हैं भाई, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना ये बिजली बनाने की परियोजना है भारत सरकार की। सिंपल क्वेश्चन ये है, तुलबुल परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के ऊपर है? तो झेलम नदी के ऊपर है। दूसरा एक परियोजना और है जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना।
किशनगंगा वैसे क्या है, एक नदी है जो झेलम की सहायक नदी है वैसे, लेकिन इसको किशनगंगा परियोजना भी, इस पर ध्यान रखना है आपको, झेलम नदी के ऊपर ही है भैया। तुलबुल परियोजना और किशनगंगा परियोजना दोनों झेलम नदी के ऊपर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरी नदी जो आप लोग ध्यान रखेंगे, झेलम के बाद कौन सी पड़ी थी आपने, चेनाब। चेनाब से आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका जो उद्गम है भाई, ये होता है चंद्र तथा भागा के नाम से। भागा के नाम से हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से भाई। बारालाचा दर्रा से, जैसे आपको बताया था डायग्राम के अंदर कि ये चंद्र और भागा के नाम से निकलती है, और केलांग नामक जो स्थान है, इस केलांग नामक स्थान पर चंद्र और भागा जो है आपस में मिल जाती हैं भाई। तो वो केलांग नामक जगह में ध्यान रखना है आपको कि हिमाचल प्रदेश में ही है केलांग। केलांग नामक स्थान पर चंद्र व भागा आपस में मिलती हैं भाई। और उसके बाद ये चेनाब कहलाती है भाई। और चेनाब नदी जो है ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाने से पहले चेनाब जो है ये 1180 किलोमीटर तक भारत में बहती है भाई, है ना। तो चेनाब की भारत में लंबाई ध्यान रखनी है बस हमें। भारत में इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर भाई। इसके अलावा चेनाब से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ठीक है, चेनाब में ध्यान रखेंगे आप कि पाकिस्तान में मिठनकोट नामक स्थान पर भाई, मिठनकोट नामक स्थान पर यह सिंधु में मिलती है भाई। सिंधु के अंदर मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है भाई। यह है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भाई। सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा चेनाब से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो चेनाब नदी है भाई, चेनाब नदी के ऊपर एक तो बांध ध्यान रखेंगे आप, सलाल बांध। सलाल बांध चेनाब नदी के ऊपर है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे दो परियोजनाएं ध्यान रखेंगे, एक तो बगलीहार और एक है दुलहस्ती। बगलीहार व दुलहस्ती परियोजना जो है ये भी चेनाब नदी के ऊपर है भाई। इसके अलावा चेनाब नदी से आप ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल बन रहा है, पुल बना है अभी एक नदी के ऊपर, वो भी किस नदी पर बना है, चेनाब नदी पर, जिसको क्या बोलते हैं आप, चेनाब ब्रिज भाई। नाम ही चेनाब ब्रिज है इसका। चेनाब ब्रिज कहाँ पर है, ये जम्मू व कश्मीर में चेनाब नदी पर है और विश्व का सबसे ऊंचा है भाई ये, अपने आप में विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये।
तो ये भी आप देना करंट अफेयर के हिसाब से ज़रूरी है कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो किस नदी के ऊपर बनकर तैयार हुआ है, तो वो चेनाब नदी के ऊपर चेनाब ब्रिज ही बोलते हैं इसको, जम्मू और कश्मीर के अंदर है ये। ठीक है, तो चेनाब नदी से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। इसके बाद अगला जो है इसमें चेनाब के बाद अगली नदी हमारी झेलम चेनाब तीसरी हो जाती है इसमें, वो है रावी। रावी से आप लोग ध्यान रखेंगे कि रावी नदी जो है भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा से। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से, और ये पंजाब के अंदर होते हुए ये कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, रावी नदी भाई, पंजाब से पाकिस्तान। इसके अलावा ध्यान रखो आप कि रावी नदी जो है भाई ये पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणी के बीच में से बहती है भाई। धौलाधार श्रेणी के बीच से बहती है। और पाकिस्तान में मैंने अभी बताया था आपको कहाँ जाकर मिलती है, चेनाब के अंदर ही मिलती है ये भी, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान में सराय सिंध नामक स्थान पर भाई, सराय सिंध नामक स्थान पर चेनाब में मिलती है ये। अच्छा, इसके अलावा रावी से आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसमें कि बांध है एक जिसका नाम है रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध। अच्छा, एक आप ध्यान रखेंगे थीन बांध। ये सारे रावी नदी के ऊपर हैं। अच्छा, एक ध्यान रखो आप चमेरा बांध। तो रावी नदी के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। और रावी से इतना कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। रावी के बाद दूसरी नदी जो ध्यान रखेंगे आप, चौथी, वो है ब्यास। ब्यास नदी जो है भाई, इस ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। और ब्यास कुंड कहाँ पर है, ब्यास कुंड नामक स्थान ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है भाई। व्यास जो नदी है इससे आप ध्यान रखेंगे, ये हेरी के बैराज नामक स्थान पर ये इसमें मिल जाती है, सतलुज के अंदर मिल जाती है भाई। तो लिखेंगे आप कि हेरी के बैराज नामक स्थान पर यह सतलुज में मिलती है भाई। सतलुज में मिलती है। और ध्यान रखना यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है भाई। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर की खास बात यह है कि इंदिरा गांधी नहर जो है भाई ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर।
भारत की सबसे लंबी ये सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, ब्यास नदी से एक बात और ध्यान रखेंगे, एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध। पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पर है भाई। बस ब्यास से ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद ब्यास के बाद अगली नदी आप लोग ध्यान रखेंगे वो है सतलुज। सतलुज नदी जो है भाई इसका उद्गम होता है, उद्गम है इसका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से। राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। और जो तिब्बत है भाई, इस तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसे लोंगचेन खबाम, लोंगचेन खबान के नाम से जाना जाता है भी। जैसे सिंधु को सिंगी खबान कहा था, उसी प्रकार से सतलुज को तिब्बत में क्या बोल देते हैं, लोंगचेन खबान के नाम से इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे सतलुज नदी जो है ये भाई भारत में कहाँ एंटर होती है ये, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सतलुज जो है ये हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से, सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है भाई। भारत में प्रवेश करती है और आगे कहाँ चली जाती है ये, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाकर ये क्या करती है, चनाब के अंदर मिल जाती है भाई। पाकिस्तान में यह है चनाब से मिलती है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि चनाब इसमें मिलती है, कुछ ये बोलते हैं कि ये चनाब में मिलती है, तो जो भी है दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको ना। अच्छा, इसके अलावा सतलुज जो है भाई इसकी एक खास बात और है, सतलुज एक पूर्ववर्ती नदी भी है भाई, है ना। पूर्ववर्ती नदी उसको बोलते हैं जो हिमालय के बनने से पहले की है भाई। तो यह एक पूर्ववर्ती नदी है भाई। इसके अलावा सतलुज से आप ध्यान रखेंगे, सतलुज नदी के ऊपर एक तो बांध ध्यान रखेंगे आप, भाखड़ा नांगल बांध भाई। हिमाचल पंजाब की सीमा पर भाखड़ा नांगल बांध जो है ये। एक आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर वो है कोल बांध। एक सरहिंद परियोजना, एक ध्यान रखेंगे आप इस पे ऊपर वो है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना ये भी सतलुज नदी के ऊपर है भाई। इसमें से आप ध्यान रखेंगे भाखड़ा नांगल जो है भाई, ये भाखड़ा नांगल जो है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाई। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का मतलब है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भाई। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना।
इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट भाई, है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सतलुज नदी के ऊपर है, इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल 3 राज्यों को लाभ पहुंचता है भाखड़ा नांगल परियोजना से। कोल बांध भी, सरहिंद परियोजना भी, नाथ है भाई नाथपा झाकरी परियोजना भी किसके ऊपर है, ये सतलुज नदी के ऊपर है। इसके अलावा ध्यान रखें यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर जो अपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, उस इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति भी सतलुज नदी करती है भाई। इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति सतलुज द्वारा की जाती है। सतलुज द्वारा की जाती है भाई। तो ये सतलुज है, सतलुज से इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सतलुज नदी के बाद ये वो नदियां हैं जो क्या होती है भारत के अंदर से जाकर पाकिस्तान इसमें मिलती है भाई, सिंधु के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कुछ नदियां और हैं जो दूसरी साइड से जाकर मिलती हैं भाई सिंधु के अंदर। जैसे एक सियोक नदी है, मैप कहाँ है, मैप में देखते हैं, देखो एक सयोक नदी, देखो यहाँ लद्दाख के अंदर इस साइड एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है रीमो ग्लेशियर। इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भाई, और ये नदी जो होती है रीमो ग्लेशियर से निकलकर ये आगे ऐसे पीओके में जाकर ये मिल जाती है सिंधु के अंदर भाई। ये सारी नदियाँ तो किस साइड से जाकर मिल रही हैं, ये सिंधु नदी इस साइड बह रही है भाई ऐसे, तो ये क्या है, इसका लेफ्ट हैंड होगा इस साइड वाला, है ना। तो ये नदियाँ हमने पढ़ी सारी किस साइड से जाकर मिलती है, लेफ्ट साइड से जाकर मिलती है। अब जो आप पढ़ रहे हैं एक नदी जो है ये राइट साइड से आकर मिल रही है अभी, तो ये राइट साइड से आकर मिलने वाली नदी जो हो जाएगी, इस नदी का नाम आप यही लिख देता हूँ मैं, इस नदी का नाम है सयोक नदी। सयोक नदी। तो ये सयोक नदी जो है ये रीमो ग्लेशियर लद्दाख से निकलकर पीओके में जाकर किस में मिल जाती है, ये सिंधु के अंदर मिल जाती है। और यहीं पर अपना एक ग्लेशियर और भी है, यहाँ इस साइड एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, और सबसे ऊंचा भी है अभी। सियाचिन ग्लेशियर से क्या होता है, एक नदी निकलती है इस साइड और ये आगे आकर इसमें सयोक में मिल जाती है अभी। इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछता है पर्सन आपसे पेपर में कि इनमें से कौन सी नदी सियाचिन ग्लेशियर से होकर बहती है। तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी बताओगे आप लोग, नुब्रा नदी बताओगे भाई, ये सयोक के अंदर जाकर मिल जाती है भाई। और इस साइड जो है यहाँ पर है अक्साई चीन, इस साइड भाई अक्साई चीन से एक नदी आती है इस साइड, और ये नदी आकर सयोक में मिल जाती है। इस नदी का नाम है गलवान नदी। गलवान घाटी सुना होगा आपने, गलवान घाटी से आकर ये गलवान नदी मिलती है सयोक के अंदर। तो ये 2-3 बातें आपको सयोक से भी ध्यान रखनी है भाई इस साइड से। तो आगे देखो इसमें लिख लेते हैं आप अलग से, देखो ये हो जाएगी सयोक नदी। सयोक नदी से आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो उद्गम है भाई ये होता है लद्दाख के रीमो ग्लेशियर से। लद्दाख के रीमो ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और ध्यान रखना कि यह पीओके में
पीओके में सिंधु से मिलती है भाई, या सिंधु में मिलती है। दूसरा पॉइंट इसमें जो बताया था मैंने, ध्यान रखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर से आकर सियाचिन ग्लेशियर से आकर नुब्रा नदी सयोक में मिलती है भाई। और ध्यान रखेंगे आप कि अक्साई चीन से गलवान नदी आकर सयोक में मिलती है। तो ये भारत की तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं जो सिंधु के अंदर मिलती हैं भाई। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी आकर नदियां मिलती हैं, लेकिन वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं भाई। जैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, डायग्राम में समझ लो, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है उनको भाई। यहाँ ऊपर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से इस साइड से आकर क्या होता है, हिंदू कुश पर्वत से नदी निकलती है जिसका नाम है गोमल नदी। काबुल नदी है, एक गोमल नदी है भाई। तो काबुल समझ लो, मान लो पहले यहाँ से आकर ये काबुल नदी जो है ये सिंधु के अंदर मिल जाती है, अफ़गानिस्तान से आती है, पाकिस्तान में मिल जाती है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल भाई। दूसरा, इस साइड से एक नदी और आती है, और इस साइड से अगर पाकिस्तान में क्या होता है, ये नदी भी किस में मिल जाती है, सिंधु में। इस नदी का नाम है गोमल नदी। तो ये गोमल नदी है और ये काबुल नदी है भाई। ये जो निकलती है यहाँ से, कहाँ से निकलती है, ये हिंदू कुश पर्वत से, अफ़गानिस्तान में भाई। लेकिन इनसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछता नहीं है भाई, क्योंकि भारत वाली जो है उन्हीं से आपसे क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। तो दो नदियाँ अफ़गानिस्तान से आकर भी मिल जाती हैं इसमें, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये हमारी मेन नदी है सिंधु नदी, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपके भी, है ना। छोटी छोटी पॉइंट वगैरह सारे हमने डिटेल से पढ़े एक एक चीज़ इसके बारे में, है ना। इससे क्वेश्चन गलत होने नहीं दोगे आप लोग अभी, अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे थोड़ा सा मन लगा कर, तो ठीक है। बाकी आप फिर अगली क्लास में करते हैं अपना, अगली नदी पढ़ेंगे आप, वो है गंगा नदी हमारी, है ना। गंगा नदी अगली क्लास में करते हैं फिर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो बिना टेंशन के भाई, है ना। मिलते हैं कल अगली क्लास में।